Hello 12th class, this is your online business study class. Today we continue our topic from chapter 3rd. लास्ट वीडियो में बेटा हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस पढ़े थे, उससे रिलेटेड आज केस स्टडी देखते हैं और उसके बाद जो टॉपिक है नेक्स्ट, जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, उसकी हम फीचर्स पढ़ेंगे आज. ठीक है, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए बेटा, जो केस स्टडी दी हुई है ये, ममता राइस फूड लिमिटेड इज़ a well-known rice producing company. The sales have been falling down from the beginning of the year. The managing director, Mr. Bhuvan, is worried about this situation. With a view to find out the solution of this problem, he made a team to find out the reason for downfall of sales. The team conducted the survey and gave following four reasons for the downfall of company sale. ममता राइस फूड लिमिटेड कंपनी है जो कि राइस प्रोड्यूस करती है. ठीक है, उसकी जो सेल्स है वो शुरुआती साल से ही क्या हो रही है, कम होती जा रही है. जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर भुवन कंपनी के, उन्हें इस सिचुएशन के बारे में काफ़ी चिंता हुई. उन्होंने इसके लिए एक टीम जो है वो बनाई जो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करेगी. ठीक है, कि ये सेल कम क्यों हो रही है. टीम जो कंडक्ट की गई थी उसने सर्वे किया और उसने 4 रीज़न जो है वो निकाले कि सेल कम होने के ये रीज़न है. यानी 4 रीज़न सेल कम होने के उस टीम ने बताए. देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है, ये आपको आंसर्स देने इनके. ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड बाय द गवर्नमेंट, द फॉरेन डिमांड हैज़ गॉन डाउन. देखिए, जैसे इंक्रीज़ हुआ एक्सपोर्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो जो फॉरेन डिमांड थी वो क्या हो गई, कम हो गई. तो आपको इसमें जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की वो पहचानने कौन सी अप्लाई होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो सेकंड है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर ईटेबल सब्सिट्यूट द टेस्ट ऑफ पीपल इज डाइवर्टेड फ्रॉम राइस. अदर ईटेबल सब्सिट्यूट अवेलेबल हो रहे हैं लोगों को. ठीक है, तो उनका जो फूड जब उन्हें अवेलेबल हो रहा है तो राइस से वो डाइवर्ट हो गए. ठीक है, अब राइस की तरफ उनका जो डिमांड थी वो कम हो गई क्योंकि उन्हें अदर ईटेबल सब्सिट्यूट मिल रहे हैं. द कंपटीटर इम्पोर्टेड न्यू टेक्नोलॉजी मशीन एंड आर प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी राइस. जो कॉम्पिटिटर था, जो कि इस कंपनी का कॉम्पिटिटर था, वो जो राइस प्रोड्यूस करने की नई टेक्नोलॉजी मशीन लेके आया और उससे अच्छी क्वालिटी की जो राइस है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, फॉर देखिए, ड्यू टू स्ट्रेन विद नेबरिंग कंट्री गवर्नमेंट एंड अदर कंट्री गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इज़ अफेक्टेड. देखिए, गवर्नमेंट का जो नेबरिंग कंट्री गवर्नमेंट है और हमारी कंट्री गवर्नमेंट है, उसका जो एक्सपोर्ट हुआ है वो क्या हुआ, स्ट्रेन हुआ है. ठीक है, स्ट्रेन होने के कारण वो क्या हुआ है, एक्सपोर्ट अफेक्ट हुआ है. ठीक है, दोनों जगह का. आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन अबव केस. अब इन चारों केसेस में आपको बताना है कि कौन सी डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है. तो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था वो यही था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के कारण डिमांड जो है वो फॉरेन डिमांड कम हो रही है. तो यहाँ पर कौन सी हो रही है, इकोनॉमिक जो है एनवायरनमेंट है ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ क्या हो रही है, फॉलो हो रही है. क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड बाय गवर्नमेंट, फॉरेन डिमांड की बात हो रही है, उसके कारण हमारे जो एक्सपोर्ट है उस पर क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. नेक्स्ट देखिए, जो हमने पढ़ा था कि राइस की जो डिमांड है वो डाइवर्ट हो रही है, यानी राइस की डिमांड कम हो रही है क्योंकि अदर ईटेबल सब्सिट्यूट जो है वो लोगों को मिल रहे हैं. तो क्या हो रही है यहाँ पे, कुछ भी टेस्ट ऑफ चेंज, फैशन ऑफ चेंज किस में था, सोशल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे कौन सा आएगा, सेकंड में सोशल एनवायरनमेंट. थर्ड में हमने क्या पढ़ा कि कंपटीटर नई टेक्नोलॉजी मशीन लेके आया है और वो हमसे अच्छी क्वालिटी क्या कर रहा है, क्वालिटी के राइस प्रोड्यूस कर रहा है. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ गया. नेक्स्ट देखिए, नेबरिंग कंट्री गवर्नमेंट एंड अदर कंट्री गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इज अफेक्टेड.
दोनों कंट्री गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट अफेक्टेड हुआ है, तो क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट की बात होगी तो पॉलिटिकल। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी केस स्टडी है कंप्लीट होती है, और ऐसी ही केस स्टडी जो है इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में मोस्टली आती है। ठीक है, आप इन्हें अच्छी तरह से एक बार देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ और इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, 3 मेजर कंपोनेंट और एलिमेंट देखते हैं कौन कौन से थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। 3 थे इसमें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में आपने 11th में भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, है ना, पढ़ा है आपने। देखिए लिबरलाइजेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, देखिए पहले क्या था, पहले बिजनेस एंटरप्राइज पे बहुत सारी बाउंडेशंस थी, कंट्रोल था गवर्नमेंट का ना, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था एक्सपेंशन में, कॉन्ट्रैक्शन में, बिजनेस एक्टिविटीज़ के। टैक्सेस जो थे उनके रेट काफ़ी हाई थे, जो फॉरेन कैपिटल या फिर हम कहें फॉरेन ट्रेड का जो प्रोसीजर था वो काफ़ी लेंथी था। तो इस तरह से क्या था, काफ़ी टफ था सब कुछ 1991 से पहले। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, इस चीज़ को देखते हुए लिबरलाइजेशन कर दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब छूट देना। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991, उसकी जो एक फर्स्ट फीचर थी वो थी लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने छूट दी, जो लाइसेंस थे वो ख़त्म कर दिए। पहले लाइसेंस लेना तो कंपलसरी था हर ज़्यादातर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, और वो लेना क्या था, बहुत मुश्किल होता था, तो एक लंबी प्रोसेस होती थी और लेंथी। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, छूट दे दी, और जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, कंट्रोल था गवर्नमेंट का, वो भी गवर्नमेंट ने अपना हटा लिया। तो पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन रेफर टू end of license, quota and many other restrictions and control which were put on industries before 1991. Indian companies got liberalization in the following way. देखिए लिबरलाइजेशन क्या रेफर करता है, क्या बताता है कि इसमें क्या हुआ, इसमें लाइसेंस, कोटा और बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल था गवर्नमेंट का, वो क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जो कि 1991 से पहले था, यानी लिबरलाइजेशन से पहले, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने से पहले जो भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था, लाइसेंस वगैरह पे रोक, जो लाइसेंस वगैरह पे रोक नहीं थी, यानी लाइसेंस लेना कंपलसरी था, कोटा था फिक्स, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का कोटा फिक्स था। तो इस चीज़ों के ऊपर क्या ध्यान दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्हें ख़त्म कर दिया गया। और देखिए इससे लिबरलाइजेशन से जो इंडियन कंपनीज हैं उनमें कैसे लिबरलाइजेशन से क्या इफेक्ट हुआ, क्या हुआ, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, देखिए ऑपरेशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू। देखिए ज़्यादातर जो था सबसे लाइसेंस हटा दिया गया, जो इंडियन कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनसे जो लाइसेंस था वो हटा दिया गया, कुछ में छोड़कर, है ना, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, कुछ कंपनीज के लिए लाइसेंस रखा गया, बाकी सबके लिए लाइसेंस को हटा दिया गया। सेकंड, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, पहले क्या था, पहले बिजनेस एक्टिविटीज़ के को एक्सपेंड करने में, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या था, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, पर आफ्टर लिबरलाइजेशन ये रिस्ट्रिक्शंस क्या की गई, हटा दी गई। नेक्स्ट देखिए थर्ड, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द कंपनी। देखिए जो टैक्स रेट था पहले, उसमें बिफोर 1991 क्या था, काफ़ी हाई था टैक्स रेट। अब वो टैक्स रेट में क्या किया गया, रिडक्शन कर दी गई, और अननेसेसरी जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था इकोनॉमी पर, वो भी हटा लिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, इससे हर बिजनेस एंटरप्राइज को फ़ायदा हुआ टैक्स रेट रिड्यूस करने के कारण, और जो अननेसेसरी कंट्रोल था वो भी हटने के कारण क्या हुआ, अपनी इच्छा से जो कंपनीज हैं वो थोड़ा काम करने लगी। नेक्स्ट देखिए लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लिबरलाइज किया गया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में, जो फॉरेन ट्रेड था उसको भी लिबरलाइज किया गया, क्योंकि पहले ये क्या था, काफ़ी इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस थी, है ना, काफ़ी लेंथी प्रोसेस थी और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती थी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी दिक्कत होती थी। अब ये इस लाइसेंस वगैरह भी हटा दिया गया, और इससे क्या हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में बिजनेस जो इंडियन कंपनीज हैं उन्हें
सपोर्ट मिला। नेक्स्ट देखिए, ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। अब क्या हुआ, थ्रू लिबरलाइजेशन जो फॉरेन कैपिटल का इंडिया में फ्लो होना था वो सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई और इजी है ना, जैसे कि कोई भी बाहर की जो कंपनी है वो इंडिया में आके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहती थी, तो वो उसके लिए क्या किया गया, उसे सिंप्लीफाई कर दिया गया। उसका जो प्रोसेस थी उसे सिंप्लीफाई कर दिया गया, क्योंकि पहले ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस थी, तो जो फॉरेन कैपिटल थी उसका फ्लो नहीं हो पाता था। तो अभी ये चीज़ें क्या की गई, इनका जो प्रोसीजर था कि बाहर की कंट्रीज़ आके इस्टेब्लिश करें और यहाँ पर अपना जो है अपना बिजनेस करें, इससे फॉरेन कैपिटल का फ्लो इंडिया में, तो ये जो प्रोसीजर था वो सिंप्लीफाई और इजी कर दिया गया। नेक्स्ट, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट था, चाहे वो इंडिया के अंदर हो यानी अपनी कंट्री में, चाहे आउट ऑफ कंट्री हो, उसमें फ्रीडम दे दी गई इंडस्ट्रीज़ को और कंपनीज़ को, ठीक है, कि गुड्स और सर्विसेज का उन्हें मूवमेंट उनका ईजी हो गया। लास्ट जो पॉइंट है, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के प्राइस फिक्स करने की भी फ्रीडम दे देगी। पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, पर अब ये प्राइस जो गुड्स और सर्विसेज का था वो फिक्स करने का फ्रीडम जो है इंडस्ट्रीज और कंपनीज को दे दिया गया। तो इस तरह से जो लिबरलाइजेशन से फ़ायदा हुआ ये हुआ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है वो है प्राइवेटाइजेशन। देखिए प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, थ्रू प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस थी उनकी सेल करके उनके प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, यानी उन्हें प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड कर दिया। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के जो स्किल्स थी, ठीक है, जो उनका एक्सपर्ट्स थे, जो उनकी मैनेजमेंट थी, उसका फ़ायदा पब्लिक सेक्टर को मिला, ठीक है। देखिए प्राइवेटाइजेशन रेफर टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप। देखिए प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर था उसका जो रोल था वो बढ़ गया, है ना, उसे ग्रेटर रोल दिया गया, यानी उसकी जो हिस्सेदारी थी वो बढ़ा दी गई और रिड्यूस कर दिया गया पब्लिक सेक्टर का रोल। देखिए क्या क्या स्टेप्स उठाए प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हुए गवर्नमेंट ने। फर्स्ट जो आता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, यानी क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया पब्लिक सेक्टर में, यानी जो पब्लिक सेक्टर्स के शेयर्स थे उन्हें क्या किया गया, उनकी सेल कर दी गई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को। ठीक है, लिखा ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। जब क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर के शेयर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिए, तो वहाँ पर क्या हुआ, उस पब्लिक सेक्टर के जो पैसा कहीं पे गवर्नमेंट का फंस रहा था, जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था, वो उन्हें वहाँ से मिल गया कि प्राइवेट सेक्टर के शेयर्स वहाँ प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए गए शेयर। तो इससे क्या हुआ, जो पैसा था जो कि वहाँ फंस रहा था वो पब्लिक सेक्टर को यानी गवर्नमेंट को वहाँ से मिल गया आराम से, और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी वो ट्रांसफ़र कहाँ हो गई, प्राइवेट सेक्टर में। यानी अब हमारा 51% से अब 51% या 51% से अब जो शेयर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो वो क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, शेयर्स की ट्रांसफ़र करना, ठीक है, एक तरह से पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट ना करना, जो उसके शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देना। नेक्स्ट देखिए सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ए BIFR। दिस बोर्ड वाज सेट अप टू रिवाइव एंड क्लोज सिक यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सफरिंग लॉस। देखिए एक BIFR जो है सेटअप किया गया, जिसमें क्या था, जो कि ऐसी सिक यूनिट थी या एंटरप्राइजेस थी जिनको रिवाइव किया जा सकता, दोबारा सेटअप करके उन्हें रिवाइव किया जा सकता था, तो उन्हें किया गया। और जो ऐसी थी जिन्हें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऐसी थी जिन्हें दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता था, दोबारा उन्हें सेटअप नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल ही वीक यूनिट्स थी, तो उन्हें क्या किया गया, क्लोज किया गया। ठीक है, वो किसके अंडर में रहा, वो BIFR के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। इफ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 51% शेयर, देन इट रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेक का मतलब क्या होगा, शेयर होल्डर्स की बात डिल्यूट की दिए, डिल्यूट गवर्नमेंट ने कर दिए।
उनकी सेल कर दी। इससे क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर में क्या किया, इफ इन द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 51% शेयर। अभी ऊपर फर्स्ट पॉइंट में बताया मैंने आपको डिस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। डिस इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस गवर्नमेंट ने की, इसके थ्रू क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को एक्वायर हो गए 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो ओनरशिप और मैनेजमेंट थी पब्लिक सेक्टर की वो ट्रांसफ़र किसको हो गई, प्राइवेट सेक्टर को। यानी क्या हुआ, ये प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। पब्लिक सेक्टर के शेयर्स किसको बेच दिए गए, प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी में लास्ट जो आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, अब क्या हुआ, कंपनीज बाहर पूरे वर्ल्ड में क्या किया जाने लगा, एक दूसरे के साथ ट्रेड किया जाने लगा। एक तरह से हम कह सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाने लगा, इसको बढ़ावा दिया गया। मल्टीनेशनल कंपनीज आई जो कि एक कंट्री में अपना हेड ऑफिस बना के अदर कंट्रीज़ में अपना उन्होंने जो है अपनी ब्रांचेस ओपन की, तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। इट रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस economies of the world. In 1991, Indian government was following strict policy in regard to import and foreign investment in regard. देखिए अगर हम 1991 से पहले की बात करें तब तक गवर्नमेंट की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रति अगर हम देखें काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, पर आफ्टर 1991 क्या हुआ, इसमें क्या किया है, सिंप्लीफाई किया गया और इसे ईजी बनाया गया। ठीक है, इस पॉलिसी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर है investment in regard to licensing of import, tariff restrictions etc. But after new policy, government adopted policy of globalization by taking following measures. देखिए गवर्नमेंट ने इन रिस्ट्रिक्शंस टैरिफ जो थे इम्पोर्ट के लाइसेंस इन्हें इजी बनाया और क्या क्या देखिए क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ग्लोबलाइजेशन में। फर्स्ट इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, इम्पोर्ट में छूट दे दी गई। द गवर्नमेंट रिमूव मैनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इम्पोर्ट और कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट ने जो बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस थी, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी बहुत ज़्यादा उन्हें कम कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया रिस्ट्रिक्शंस को। जो भी पाबंदियाँ लगी हुई थी उन्हें हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो लिबरलाइजेशन किया गया इंपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा के बारे में हमने पढ़ा, उसे फेरा में रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, देखो लिखा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखिए थर्ड रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। जो टैरिफ स्ट्रक्चर था, टैरिफ लगाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, रैशनलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए एवोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी क्या किया गया, उसे समाप्त कर दिया गया, उसे कम कर दिया गया। इसी तरह से रिडक्शन की गई इंपोर्ट ड्यूटी में। ठीक है, रिडक्शन यानी इंपोर्ट ड्यूटी में भी छूट दे दी गई। तो इससे क्या हुआ, अब जो सारी बिजनेस एंटरप्राइजेस थी ना, वो चाहे हमारी कंट्री की हो चाहे बाहर की कंट्री की हो, वो भी हमारी कंट्री में आने लगी और हमारी जो कंट्रीज़ की कंपनीज या एंटरप्राइजेस थी वो भी बाहर जाके बिजनेस आराम से करने लगी, यानी वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगी। इससे जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस जो हटे, इससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन नो बैरियर फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जो भी बैरियर थे, जो भी उनके लिए फिजिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, वो हटा दी गई। अब सारा का सारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था वो क्या हो गया, एक ग्लोब विलेज हो गया। ठीक है, एक विलेज की तरह उसमें, यानी एक मान के पूरा वर्ल्ड को सब के सब अपना बिजनेस करने लगे। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। कई बार ग्लोबलाइजेशन का 1 मार्क में मीनिंग आ जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या इन्वॉल्व होता है कि इसमें ग्रेटर इंटरेक्शन होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है वेरियस नेशंस की ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, यानी ग्लोबल इकोनॉमी को में बढ़ाने के लिए पूरी जो अलग अलग नेशंस हैं, यानी अलग अलग देश क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड रहते हैं, है ना। इससे क्या होगा, अगर किसी भी देखिए कंट्री में कोई चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता, कोई भी गुड्स का ले लो,
है ना, या फिर वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो दूसरी कंट्री से अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ इससे, वहाँ की जो नीड्स जो पूरी नहीं हो रही थी वो दूसरी कंट्री के थ्रू पूरी हो सकती है। तो इससे क्या एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट हो गई और इंटरेक्शन भी एक दूसरे के लिए बढ़ा। तो इस तरह से कह सकते हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, उसमें ये 3 जो मेजर कंपोनेंट है एलिमेंट इंक्लूड किए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से अपने चैप्टर को पढ़ें। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इससे आगे के जो कुछ टॉपिक है इसके वेरियस इन इकोनॉमिक पॉलिसी के रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, और डिमोनेस्टिकेशन का एक टॉपिक है, नोटबंदी, तो वो आपके सिलेबस से क्या है, वो ख़त्म कर दिया गया, आपके सिलेबस से कट कर दिया गया, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी देखेंगे। जितना तो आपको कराया गया उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू।